नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आरती छोटू प्रकरण अब बहुत ही लंबा घिंच चुका है। आपको पता होगा कि 5 महीने से ये चीज़ चलते मौत के बाद, छोटू के मौत के बाद ये प्रकरण इतना लंबा चला, मीडिया ट्रायल्स चला, मीडिया पे आरोप लगे, टीआरपी का आरोप लगा, सब्सक्राइबर का आरोप लगा। मैं तब तक चुप था। बबीता मिश्रा के केस के बाद मैं इस केस में हाथ दिया और मीडिया ट्रायल्स को किस तरीके से मेरे नज़र में जो चल रहा है वो मैं आपको दिखाया। मैंने ये भी आपको दिखाया कि बबीता मिश्रा को जिस तरीके से पुश किया गया, तो मैं पुश को जस्टिफाई नहीं करता हूं, और जो जस्टिफाई करते हैं वो किस बिना पे करते हैं मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर दो व्यक्तियों के पक्ष में लड़ाई होती है तो लड़ाई जब तक जवानी लड़ाई हो तब तक तो सही है, लेकिन उसमें से एक पक्ष अगर वायलेंट करता है, फिजिकल होता है, उसे मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं करता हूं, वो जजमेंटल होता ही नहीं है। हमारे साथ हैं वकील अधिवक्ता हाईकोर्ट में सिमरन भारती। आपने इन्हें इससे पहले काफ़ी मीडिया की सुर्खियों में देखा होगा, लगातार इनका बयान चल रहा है। ये आरती के पिता के पक्ष से केस लड़ रहे हैं और मीडिया ट्रायल्स का ही पार्ट समझिए। जो अभी आप खबर देख रहे हैं इसे द पार्ट ऑफ मीडिया ट्रायल्स। मैं इनके पास इसलिए पहुंचा कि मेरे मन में 2-3 प्रश्न थे जो बताएंगे। सिमरन जी, बहुत स्वागत है द पटना फोरम पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सिमरन जी, एक चीज़ बताइए, आप एक्सपीरियंस है, आप पूरे के आरती छोटू का फाइल सामने मेरे दिख रहा है, आप इस पूरे केस को कंक्लूड करें, कंक्लूजन में आपके अभी तक दिमाग में क्या आया? मीडिया ट्रायल्स फॉल्स जा रहा है, मीडिया ट्रायल्स भटकाने की एक प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हो रहा है, या फिर ये सब चीज़ एक साजिशतन मीडिया को हायर करके किया जा रहा है? देखिए, एक दो बात आप समझिए। बहुत अच्छा प्रश्न और आप बहुत जेन्युइन प्रश्न पूछे हैं, इसके लिए आपका स्वागत और धन्यवाद जी। पहली बात आप ये समझिए कि केस के मेरिट पर जी डिस्कशन अभी बहुत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इससे ट्रायल प्रेजुडिस होता है, पहली बात। दूसरी बात, मीडिया ट्रायल का अलग फार्मूला है। वो 2 आदमी के स्टेटमेंट के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उसका कोर्ट में कोई लेना देना नहीं होता। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, देखिए, न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें समझिए कि कितना अच्छा कंसेप्ट है। आंख पे पट्टी और हाथ में तराजू ये दिया गया। इसके पीछे यह है कि घटना को न जज साहब देखते हैं न वकील साहब देखते हैं। सबूत दोनों पक्षों से लिया जाता है और सबूत को गिना नहीं, सिद्धांत है कि एविडेंस को गिना नहीं जाता है, तौला जाता है। यानी कि आप जो बात बोल रहे हैं उस बात में कितना दम है, कितना वजनदार है। कभी कभी एक छोटा सा बात में ही इतना तर्क मजबूत होता है और भारी होता है कि इधर का हजारों सबूत जो है सो हल्का पड़ जाता है एक मजबूत सबूत के आगे। तो वो तमाम गवाहों एवं बयानातों को सुनने के बाद अदालत नतीजे पर पहुंचती है। लेकिन मीडिया में जो कुछ बातें चल रही है कि कौन दोषी, कौन निर्दोष, कौन कातिल, ये सब अनुसंधानकर्ता का काम होता है। परंतु इस पूरे एक तो ये हो गया कानूनी पक्ष। अभी जो चर्चाएं इस पर और परिचर्चा चल रही, वो दोषी और अपराधी को ढूंढने की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रहा है कि आरती का जो एक्टिविटी है वो राइट कंडक्ट है या बैड कंडक्ट है, उस पर ये बात हो रही है। और उसका मेरा इंटरव्यू देना या उस पर बात को रखना, वो केस को और मेरिट से मैंने बिल्कुल अलग रखा है। अभी एक समझिए कि इस जो भी घटनाएं चल रही है उसका हमारे सामाजिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ग्रोइंग जनरेशन पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। कहीं उस गलत चीज़ से वो इंस्पायर्ड होकर कहीं उसी मार्ग पर ना तो चलने लगे। तो उनको मैं हकीकत बता रहा हूँ और जो भी चीज़ होता है उससे रूबरू करा रहा हूँ, ताकि इससे लोग बहुत ज़्यादा उतावलेपन में प्रेरित होकर इसको मिसाल के तौर पर नहीं पेश के। जो ये व्यवहार है, कंडक्ट है, वो हमारे नज़र में गलत है। सर, इस पे 2 पक्ष बन रहा है। हाँ। 2 पक्ष ये बन रहा है कि एक पक्ष का ये ऐसा मानना है कि वो विक्टिम की तरह पे आरती को पेश कर रहा है, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है कि खबरों के द्वारा भी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, ठीक है सर। तो ये पूरे जांच की प्रक्रिया को संदेह के घेरे में नहीं लाता है सर? देखिए, जब अनुसंधान होता है तो अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो साक्ष्यों को संग्रह करना होता है। सिर्फ साक्ष्य को संग्रह करते हैं और अनुसंधानकर्ता पुलिस अपने स्तर से करते हैं साक्ष्यों को संग्रह। अभी मीडिया की जो बात आपने कहा कि उस पर जो इसका जो इम्पैक्ट जो पड़ेगा, तो आप 1-2 बात समझिए कि देखिए, इस पूरे प्रकरण को स्टेटमेंट के आधार पर, चूंकि पब्लिक ओपिनियन बन रहा है, इसी से मैं बोल रहा हूँ, चूंकि आपका निष्कर्ष भी था। देखिए, वो आरती एक अहम गवाह है इस केस का, ठीक है, और अहम गवाह का बात की जो क्रेडिबिलिटी जो होती है, देखिए, वो एक अहम गवाह जो है इस केस का, चश्मदीद अपने आप को कहती है, वो आरती है। आरती के बयान को आप देखिए,
देखिए आरती कहती है एज पर द FIR या 164 के बयान या डायरी में 161 के बयान के अंतर्गत जो कुछ बातें बोली वो वही रिकॉर्ड पर है। उससे बियॉन्ड घर पर क्या हुआ, कैसे मारा, उससे ना तो वकील को लेना देना है ना कोर्ट को लेना देना है। उस मेरिट पर आएंगे तो आपको नंबर ऑफ वेरिसिटी मिलेगा, उसका लाभ समाज को भी। चूँकि ये आप अभी जो जजमेंट जज साहब को नहीं देना, आई एम नॉट आर्गुइंग बिफोर द कोर्ट, ये जो हमारा है कन्वेइंग है मैसेज टू द सोसाइटी, और सोसाइटी इज जज राइट नाउ, और ही विल डिसाइड कि क्या राइट और क्या रॉन्ग है। अब आप समझिए जो मैं कह रहा हूँ। देखिए आरती का बयान आता है कि मेरी भाभी मेरे भाई मैं फ़ोन पे बात कर मेरे भाभी फ़ोन पे बात करते करते मेरे छोटू को बुला लिया गया, और छोटू जब को मैं देखी, जब बाथरूम गई तो वहाँ पर देखी तो मैंने छोटू को बोला कि आप चले जाइए, तो उन्होंने कहा कि शादी के लिए बुलाया है। इसी बीच में भाभी जो है सो भैया को उठा दी, और भाभी जो है सो हमको एक रूम में बंद कर दिया गया, इसको मारते हुए दूसरे रूम में लेके गया, और उस रूम में 4-5 लोगों का फल्ला व्यक्ति मिलकर मारा। और उसी बीच में फिर वो कहती है कि मैं उसी दौरान गई और अपने मामा, उनके मामा जो बगल में, उनको भी बुलाने गई, वो लोग नहीं आए। तो फिर मैं फ़ोन से इनके छोटू के पिताजी को कॉल किए, तो छोटू के पिताजी भी यही FIR में कहते कि उनके कॉल पर मैं आया। ये करी है मूल बात। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा लॉजिकल, कितना झूठ कैसे पकड़ा जाता है वो समझिए कि यदि वो आरती का मोबाइल उसके भाभी के पास था, सामान्यतः लोग अपना मोबाइल अपने पास रखते हैं रात को, परंतु यदि वो कहती है कि मेरा मोबाइल वो मेरी भाभी के पास था, यदि इस बात को मान भी ले, तो यदि तुमको मार के यदि दूसरा रूम में बंद कर दिया गया, तो उस घर में, उस रूम में उसके साथ क्या हो रहा था आपको दीप दृष्टि थी कि आप देख रहे थे कि उस रूम में किसको कौन मार रहा है। नंबर 1 झूठ। नंबर 2 झूठ कि उसी मोबाइल से फिर उसके छोटू के पिताजी को कॉल जाता है। तो जब मोबाइल भाभी के पास थी तो उसके पिताजी को कॉल आरती कैसे बात हो रही है, चीज़ों को समझिए। कि दूसरा झूठ जो उसी के बयान के आधार पर मैं बोलूँ, जनता को डिसाइड करने दीजिए क्या चीज़ है, तब लोगों को आंखें खुलेगी कि आखिर हकीकत क्या है। ठीक है, जब आपको रूम में बंद कर दिया गया तो आप मामा को उस दौरान बुलाने कैसे चले गए? इसका मतलब आप बंद नहीं थे या झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से एक बात। उसके बाद फिर यदि वही बयान दे रही है वो लड़की का खुद कि 6 बजे तक में जो उसको दूध पिलाया गया, लड़का को दूध मांगा गया, डॉक्टर को बुलाया गया इलाज के लिए, वो लड़की बयान दे रही है, मैं अपनी बयान नहीं बता रहा हूँ। ये आरती का रिकॉर्ड पर मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया उसकी बात मैं कह रहा हूँ। अब वो कह रहे कि उस दौरान डॉक्टर को भी बुलाया गया, हमारे पिताजी लोग जो है सो वहाँ पर उनको इलाज रूम में गए, डॉक्टर दवा भी दिए, और उसके बाद कुछ एक रिश्तेदार दूध लेके गया, तब वो छाती पे हाथ रखा तो बोलता है कि लड़का मरा हुआ था। इसका मतलब क्या पता चलता है कि उसको रूम में बंद नहीं किया गया था। यदि मेरा जान मारने का इरादा रहेगा, इंटेंशन टू किल, तो हम उसको दवा क्यों कराएंगे या दूध क्यों पिलाएंगे, और दूध क्यों पिलाएंगे? ये बात समझिए सामाजिक। हाँ, ये बात हो सकती है कि जो लड़का अवैध तरीके से घर में घुसा, पकड़ा गया अवैध तरीके से, लेके आरती ने ही बुलाया था उसको। आरती के बात में वो आकर, क्योंकि प्रेमिका जब बुलाती है तो आदमी दरिया तक भूल जाता है, आग का दरिया हो या नदी का पानी हो, पार कर जाता है। वो मोहब्बत की इसमें लीनता के वजह से वहाँ तक पहुँचा। वहाँ जब वो बुरे तरीके से फंस गया तो अपने आप को वो बचने के लिए बहुत ही शार्प माइंड से वहाँ से कट करने के लिए इन लोगों को फंसाते हुए वहाँ शिफ्ट करना था उसको, इसीलिए वहाँ चाह। जब वो समाज का कि सामाजिक डर होता है, चलो अपने घर वालों को उन्होंने फंसा दिया, और इसलिए एक एक और कुटुंब जो दूर दूर के रिश्तेदार थे उनको इसलिए नाम ली वो, क्योंकि वो जानती थी कि एक हमको दबाव पड़ेगा कि तुम्हारी ऐसा क्योंकि घर में बुलाई माँ बाप पर तुम केस की, तो डांट फटकार या मारपीट उसको हो सकती थी। इसलिए दूर दूर के जितने भी रिश्तेदार थे सभी का नाम चुन के कि वो जेल चला जाएगा तो हमको कोई डांटेगा नहीं, इसलिए उन रिश्तेदारों का नाम लिया। और उतना ही नहीं, फिर उसको लगा कि अब हम जाएंगे कहाँ, इस घर में तो हमने बर्बाद कर दिया, तो सेंटिमेंट लेने के लिए उसका सरकारी गवाह बन गई उसके तरफ से, छोटू के तरफ से। छोटू के तरफ से जब वो बन गई तो उनके मम्मी पापा को बड़ा सेंटिमेंट उसका जीत ली। उसके बाद क्या हुआ, बोली कि हम आरती के छोटू के नाम का माला जपते हुए उसके विधवा बन के मैं रहूँगी। 4 महीने बाद जब शादी होती है, पत्रकार बंधु जब प्रश्न पूछते बोलते कब तक मैं कुंवारी रहूँ, मैं किस रिश्ते से यहाँ पर रहती। तो भाई 4 महीना आप किस रिश्ते के नाते आप यहाँ पर रहे, तब समाज आपको नहीं बाध्य किया, तब आपके प्रश्न नहीं लगा कि अब इस रिश्ते में आप आ रहे हैं। लेकिन 4 महीना रह गए तो और तो 4 साल नहीं रहा जा सकता था क्या? पूरी उम्र नहीं रही जा सकती थी? जब 4 महीना आप बिना रिश्ते के किसी के घर में रह सकते हैं तो पूरा उम्र और 4 दिन और 4 साल में क्या फ़र्क पड़ता है?
सर यहाँ पे एक चीज़ है सर, आरती की जो सर मोटिव है हाँ। वो सर थोड़ा पजल है यहाँ पे, जैसे कि कोई भी क्रिमिनल यही चीज, ये तो एक संदेहास्पद है जी जी जो मैं कह रहा हूँ। क्या है, लेट द ये कोर्ट बहुत वैरी कर रहा है जी, बहुत वैरी कर रहा हाँ, है। अब दादी का बयान है, जितना महत्व आरती के बयान का है जी उतना ही बयान उसके दादी का महत्व है, चूंकि सी इज ऑल्सो आई विटनेस और वो बाहर है। जी उन्होंने क्या कहा कि रात्रि में गुस्सा ही लड़का को समझाया बुझाया तो ये बंदूक लेके था और अड़ गया था, सबको मारने की बात कही गई थी। आप कहिएगा कि ये हजम नहीं हो रहा है। भाई आप कॉमन सेंस पे चलिए, जब किसी भी के घर में कोई आदमी रात्रि में घुसता है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता घुसा है, तो अपने सुरक्षा के लिए भी लोग कुछ हथियार लेके जाते हैं कि पकड़े जाएंगे हाँ हाँ तो हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। कुछ लोग ब्लेड रखता है, कुछ लोग छुरा रखता है, ऐसा हथियार उनके पास होता है। एक बात, दादी उम्र के इस कगार पर मृत्यु के बहुत नज़दीक है, वो उसको संसारिक जीवन में बहुत कुछ नहीं रह गया है, लगाव भी नहीं रहा होगा, तो वो अपने पूरे जीवन में अभी 80 साल या 75 साल या 90 साल जो कहिए, मुझे एग्जैक्ट उम्र नहीं मालूम, लेकिन देखने से लगता है बहुत बुजुर्ग हैं, हाथ में कंपन इत्यादि। वो महिला अपने जीवन में कभी कलंकित नहीं हुई, अपने परिवार मर्यादा कुल खानदान सबका रक्षा की वो। तो आपको लगता है कि एक तरफ वो है सती की तरह, अपने उम्र में कभी कोई दाग नहीं लगा बदचलन का। ठीक है, उसने कहा कि ये क्या, रंगे हाथ पकड़ी गई, बाबू सबको फंसा दी और ये चली गई। शादी के बारे में जब उनसे पूछी जाती है तो आप क लेल के शादी तक की है, तो यही बात वो बोली, यानी कि उस पर भी प्रतिकार नहीं की। वो बोलती रही कि आ जाओ बेटी हमारे घर में, सुबह का भूला यदि शाम को घर को लौट आए तो भूला नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा कि आ जाओ बेटी, लेकिन ये नहीं गई, किस मुंह से जाती, बहुत सारी बातें हैं। तो उनके बयान का भी उतना ही महत्व है जितने आरती का बयान है, लेकिन मीडिया का एक तरफा शुरुआती दौर में, बात की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, शुरुआती दौर में मीडिया ने माने ऐसा नहीं कि इविलमेंट से किया, मीडिया ने वो लोग भी सेंटीमेंट में बह गए और इसको एक मैंने लगा कि बहुत अच्छा साहसिक काम किया है, उस वजह से मीडिया भी उसके ट्रैप में आ गई वो। तो मीडिया को भी मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जो अपने माँ बाप को अपने ही जाल में फंसा कर ट्रैप करके, अच्छा कोई आदमी किसी को मारेगा तो सबसे पहले वहाँ से भागेगा, लेकिन उसके पिताजी की गिरफ्तारी उसी के घर से होती है। तो आप कहिएगा कि सुनियोजित है। घर में यदि जिस तरीके से कहीं प्लान करके साजिश के तहत मारेगा, तो घर में आप समझिए, यदि मारेगा तो घरेलू हथियार की ही बात करें। ग्रामीण कल्चर का घर है, गांव में क्या रहता है, कुदाली रहता है, टेंगारी रहता है, फसुआ रहता है। तो हमारा जान मारने का इरादा रहेगा, किसी व्यक्ति को जान मारने का इरादा रहेगा तो टेंगारी, हसुआ, खुरपी, कुल्हाड़ी, कुदाली, इसका नेचुरल तरीके से उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में उस चीज़ करनी है। तो इन तमाम तरह के चीज़ों से लगता है कि अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ जाइए कि यहाँ पर उसका कहीं कोई माने इरादा जान मारने का नहीं था। और किसी के घर में यदि कोई लाश मिलती है, इससे वो व्यक्ति अपराधी हो जाए, ये एक माना, ये देखिए, ये एक मीडिया में ये बातें चली। अब मान लीजिए कि उसकी बात का कि बहुत बेपनाह मोहब्बत थी, इस वजह से उसने जो है सो आरती के छोटू जो है के माने बिना वो नहीं रह सकती थी, इसीलिए वो छोटू के घर में आ गई आरती का ये चीज़। तो जब इतनी प्रगाढ़ मोहब्बत होगी, इतनी बेपनाह मोहब्बत होगी और सामाजिक दबाव में यदि शादी होती है, तो आदमी का थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है।